हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम 4 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, उसके बाद हमें बात करनी है कुछ नेशनल इवेंट्स पे, देन हमें आज कुछ एलिफेंट्स के बारे में, प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर भी डिस्कशन करना है। उसके बाद हम ऑस्ट्रिच के एग्स पे भी डिस्कशन करने वाले हैं और काफ़ी सारी डिफेंस की न्यूज़ भी हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ भी आज हमें डिस्कस करनी है और बैंकिंग न्यूज़ भी हमें डिस्कस करनी है। तो काफ़ी कुछ डिस्कशन करने के लिए है, इंपॉर्टेंट सेशन है, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड में रिवीजन क्वेश्चन के साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, मैं सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स को देखती हूँ और कोशिश करती हूँ मैक्सिमम रिप्लाई करने का। इसका ये मतलब है मेरे कहने का कि मुझे इंतजार रहता है आप लोगों के आंसर आने का। ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे आंसर कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे और पहली बार मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, या फिर आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं पूजा जैन CA 247। ओके है जी, डन इतनी चीजें। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दें उन सारे लोगों के साथ जो किसी भी वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है। कल मैंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए थे, आई होप आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बिकॉज अभी जो CPO का एग्जाम हुआ था उसमें हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको बुक्स से देखने को मिले थे। तो जनवरी मंथ से लेकर जून मंथ तक, मतलब इन 6 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स को रिलीज किया गया है उस पर शॉर्ट वीडियो बनाया है। मतलब एक वीडियो है, आप देखोगे अराउंड 25 मिनट्स का वीडियो है, जिसमें आपको 6 महीने की सारी बुक्स कवर हो गई हैं। एंड सेकेंड वीडियो था जून 2024 के सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि ब्लड डोनर डे, सिकल सेल डे, या MSME डे, इंटरनेशनल योगा डे, एनवायरमेंट डे, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट डे हम जून मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है। इसके अलावा ओलंपिक डे भी हमने सेलिब्रेट किया है जून मंथ में, तो इसलिए आप यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। डन इतनी चीजें। आइए स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। एंड पहले पर्सन न्यूज में है मनोज वाजपेयी जी। हम सभी को पता है एक बहुत ही फेमस एक्टर है, किस तरीके से एक छोटे से गांव से ये बॉलीवुड में एंट्री करते हैं और इतने फेमस एक्टर बन जाते हैं। तो इनकी बायोग्राफी को पब्लिश किया गया है और इनकी बायोग्राफी के ऑथर है पीयूष पांडे। किसने लिखी बायोग्राफी? तो पीयूष पांडे ने बायोग्राफी लिखी है मनोज वाजपेयी जी की, जिसका नाम है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी विच इज ऑथर्ड बाय द पीयूष पांडे। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट बुक है। अब यहाँ पर हम 2 और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे जिनको रिसेंटली मोहन भागवत जी ने लॉन्च किया है। ओके, आप लोग ने मोहन भागवत का नाम पहले भी सुना होगा। RSS के चीफ है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चीफ, RSS के चीफ मोहन भागवत। इन्होंने रिसेंटली 1965 के वॉर हीरो जिनका नाम है अब्दुल हामिद, इन पर बेस्ड 2 बुक्स को लॉन्च किया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में धामूपुर विलेज को विजिट किया, जो कि हामिद जी का नेटिव विलेज है, और वहां पे जाके इनको ट्रिब्यूट दिया, सम्मान दिया, और उसके बाद 2 बुक्स को लॉन्च किया गया है। वो बुक्स कौन कौन सी हैं? मेरे पापा परमवीर, एंड सेकेंड बुक का नाम है भारत का मुसलमान। इन दोनों बुक्स को रिसेंटली मोहन भागवत जी ने लॉन्च किया है, और जो कि अब्दुल हामिद की कहानी पर बेस्ड है। अब्दुल हामिद ने 1965 के इंडिया पाकिस्तान के वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद वो शहीद हो गए थे, और इन्हें परमवीर चक्र, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड या फिर एक वीरता पुरस्कार कहते हैं, वो दिया गया है इन्हें। ठीक है, इन्होंने बैटल ऑफ असल उत्तर को लड़ा था, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टैंक बैटल है जो ड्यूरिंग 1965 पाकिस्तान इंडिया के वॉर के समय लड़ी गई थी। अब इन बुक के ऑथर कौन है, किसने इसको लिखा है? तो सबसे पहले मेरे पापा परमवीर, इस बुक को किसने लिखा है? तो इट इज रिटन बाय रामचंद्रन श्रीनिवासन। तो रामचंद्रन श्रीनिवासन ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट है भारत का मुसलमान, और इस बुक के ऑथर है रिटायर्ड कैप्टन मकसूद गाजीपुरी। ठीक है, मकसूद गाजीपुरी। तो ये दोनों चीजें, गाजी अटैक से गाजीपुरी आप याद रख सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान के साथ ही हुआ था। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आपको ये अब्दुल हामिद जी और उनकी वाइफ देखने को मिल रही है, जिनका नाम है रसूलन बीबी। इनको ट्रिब्यूट किया है, सम्मान देने का काम भी किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 2 और इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पर्सन है शाहरुख खान। ठीक है, इन्होंने कई सारी हिंदी फिल्म में काम किया है, इसलिए इनके करियर को ध्यान में रखते हुए करियर अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। कहाँ पर दिया जा रहा है?
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है, अगस्त के मंथ में होगा। और शाहरुख खान को अवार्ड दिया जा रहा है कैरियर अचीवमेंट अवार्ड। इनको ऑलरेडी पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005, तो पद्मश्री अवार्डी भी है शाहरुख खान, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे अगला नाम मिलता है दिनेश कार्तिक का। तो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अपकमिंग जो आईपीएल 2025 में आईपीएल होगा ना, आईपीएल 2025 के लिए बैटिंग कोच एंड मेंटोर बनाए गए हैं कौन? दिनेश कार्तिक। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। चलिए अब बात करते हैं एक अवार्ड के बारे में। अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने अटल पेंशन योजना के बारे में आपको बताया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना को कब लॉन्च किया गया था। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक क्वेश्चन किसी सेट में आने वाले समय में पूछ लिया जाएगा कि अटल पेंशन योजना कब लॉन्च की गई थी, या बेनिफिशरीज के रेंज क्या है, ठीक है, प्रीमियम अमाउंट क्या होता है, एटसेट्रा, कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसको पढ़ के जाइएगा। पढ़ना कैसे है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, प्लेलिस्ट में जाना, मंथली कंपाइलेशन वाला सेगमेंट तो दिखेगा आपको। मंथली कंपाइलेशन में देखोगे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी ऑल द इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को मैंने कवर किया है, जिसमें आपको ये भी मिल जाएगी। डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, काम हो जाएगा। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड दिया गया था। एक्चुअली अटल पेंशन योजना के अंदर जो ब्रांचेस या जो बैंक मैक्सिमम एनरोलमेंट करते हैं उनको ये एनुअल नेशनल अवार्ड दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी में प्राइवेट बैंक्स होते हैं, पब्लिक बैंक्स होते हैं, आरआरबीज होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, एटसेट्रा, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया को अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड दिया है फॉर FY 23-24। और ये अवार्ड किसने दिया है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवार्ड दिया है। दिस इज द सेकेंड ईयर इन अ रो, लगातार दूसरी बार है जब बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिकॉग्निशन को अचीव किया है फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द अटल पेंशन योजना एनरोलमेंट। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया को अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियनशिप कप भी दिया गया है, क्योंकि जो टॉप 5 ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसने सबसे ज्यादा अटल पेंशन योजना के अंदर एनरोलमेंट किए हैं, उस टॉप 5 में 3 ब्रांचेस आपको बैंक ऑफ इंडिया की देखने को मिल जाएंगी। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया को अल्टीमेट चैंपियनशिप अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 1906 में हुआ था और इसका नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। डन। चलिए, कभी आप लोगों ने सुना है मोदी जी की मन की बात? नहीं सुना? कोई बात नहीं, आज सुना देते हैं। तो अभी रिसेंटली मोदी जी ने मन की बात अपनी रेडियो पे ब्रॉडकास्ट की थी, जहां पे उन्होंने अराकू कॉफी पर डिस्कशन किया था, ठीक है। तो अराकू कॉफी जो कि आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है, जो कि अपने फ्लेवर के कारण और फ्रेग्रेंस के कारण, अपनी अच्छी क्वालिटी के कारण जाना जाता है ईस्टर्न घाट में। तो इस कॉफी के ऊपर थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना चाहिए, बिकॉज ये जीआई सर्टिफाइड है और इसको जीआई सर्टिफिकेशन 2019 में दिया गया था, 2019 में, ठीक है। तो रिसेंटली The Prime Minister praised the unique flavor and significance of the Araku coffee of the Andhra Pradesh during his recent episode of मन की बात रेडियो प्रोग्राम। ये जो कॉफी है ये अलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि ईस्टर्न घाट में है, वहां पर इसको ग्रो किया जाता है। इसको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया था इसकी यूनिक क्वालिटी के लिए 2019 में, 2019 में। अराकू कॉफी हैज रिसीव इंटरनेशनल अवार्ड्स, तो इसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, इंक्लूडिंग बेस्ट रोबस्टा एट द कैफे द कोलंबिया कंपटीशन में। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट और यहाँ पे अराकू वैली, जहां पर अराकू कॉफी को कल्टीवेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत की और कोई कॉफी नहीं है, कई सारी कॉफीज को इंडिया में जीआई सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, लाइक कुर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी, बाबा बुदानगिरी अरेबिका फ्रॉम कर्नाटका। अभी जो चिकमंगलूर वाली कॉफी है ये मैं अभी विजिट करने गई थी, जो 3 दिन गायब थी ना मैं जब करंट अफेयर्स नहीं हुए थे तो मैं यहीं थी, ठीक है। तो ये कुछ कॉफीज हैं जिनको जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। नाउ बात करते हैं इंडिया। तो इंडिया 6 नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का इन द वर्ल्ड, एंड 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन से? तो ब्राजील, वियतनाम एंड कोलंबिया है। अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कॉफी का कर्नाटका में होता है, देन केरला एंड तमिलनाडु। ओके, डन। चलिए अब बात करते हैं हमारे प्यारे एलिफेंट के बारे में। जनरली जो एशियन
एलिफेंट्स होते हैं उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे बोर्नोई में जो एलिफेंट पाए जाते हैं, बोर्नोई पिग्मी, उनकी हाइट एशियन एलिफेंट के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। लेकिन लगातार इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण, इंक्रोचमेंट के कारण, या इनके जो हैबिटेट है, जंगल है, उनको कटाई की जा रही है, जिसके कारण इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होते जा रही है। और ऐसा एस्टिमेट है कि इनकी पॉपुलेशन केवल 1000 बची है, केवल 1000 ये बचे हुए हैं, जिनमें से 400 एडल्ट है जो कि ब्रीड कर सकते हैं। डन। तो यहाँ पर इसलिए ये जो बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट है, इन एलिफेंट्स को रिसेंटली इंडेंजर, IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। दैट्स वाई ये न्यूज में है। तो आप देखेंगे रिसेंटली बोर्नियो एलिफेंट, जिनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एल्पस मैक्सिमस बोर्नियोनिस, हैव बीन क्लासिफाइड एज इंडेंजर ऑन द IUCN रेड लिस्ट में इनको रखा गया है रिसेंटली। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में, तो एवरी ईयर 12 अगस्त को हम वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। डन। इसके अलावा ये PIB का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का डेटा है, और ये 2023 14 दिसंबर का डेटा है, मतलब सबसे लेटेस्ट डेटा यही है। और टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व हमारे देश में कितने हैं, 33 आपको एलिफेंट रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है बोर्नियो के बारे में, तो इसके लिए आपको पैसिफिक ओशियन जाना पड़ेगा। पैसिफिक ओशियन में आप देखिए यहाँ पर ये सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के पास यहाँ पर ये बोर्नियो आइलैंड देखने को मिलता है। ये 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड, और इसमें आपको जो शेयरिंग है वो 3 कंट्रीज की शेयरिंग देखने को मिलती है। ये वाला पोर्शन इंडोनेशिया, ये वाला पोर्शन मलेशिया, और ये जो है छोटा सा कंट्री ये बोर्नोई है, बोर्नी है। ठीक है। तो ये आपको बोर्नोई आइलैंड देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम डिस्ट्रिक्ट्स मार्क बेस्ट इन द प्रिवेंटिंग ड्रग एब्यूज अमंग चिल्ड्रन। अभी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट डेज वाला वीडियो पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था एब्यूज एंड टॉर्चर के बारे में। सो एब्यूज एंड टॉर्चर पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट डे है वो 26 जून को मनाया गया। ठीक है। इसी दिन पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया था, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग्स एंड सब्सटेंस एब्यूज अमंग चिल्ड्रन एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था, और जो बेस्ट परफॉर्मिंग 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 30 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको टॉप पर देखने को मिलेगा आसाम का दैरिंग एंड दिबांग वैली इन द अरुणाचल प्रदेश। और ये बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने सही डायरेक्शन में काम किया, किस तरीके से जो चिल्ड्रंस के बीच में लगातार ड्रग का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है उसको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम SCO के नाम से जानते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर SCO की जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडिया के पास थी, तो इंडिया ने 23rd नंबर की मीटिंग को होस्ट किया था SCO की। ठीक है। इंडिया में 2023 में, और पहली बार यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द इंडिया। इंडिया से ये जो प्रेसिडेंसी है वो ट्रांसफर किसको हो गई, कजाकिस्तान को हो गई। मतलब अभी जो 24th नंबर की SCO की मीटिंग हो रही है उसको होस्ट कौन कर रहा है, कजाकिस्तान कर रहा है। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, जिसमें ये मीटिंग हो रही है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया SCO का पार्ट है, तो इंडिया के डेलीगेट्स भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, और हमारे इंडियन डेलीगेट्स को लीड कौन कर रहे हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर। ठीक है। तो ये 4 जुलाई को आज के दिन मीटिंग होनी है अस्ताना में, जो कि कैपिटल है कजाकिस्तान की। और कजाकिस्तान को SCO की प्रेसिडेंसी इंडिया से मिल गई थी। लास्ट ईयर इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी और इंडिया ने वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया था। डन इतनी चीजें। अब अगर हम SCO के बारे में बात करें तो 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और प्रेजेंटली 9 मेंबर नेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। कौन कौन से 9, तो इंडिया, इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान, और पाकिस्तान का दोस्त चाइना। ठीक है। इतनी चीजें। तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना हो गया। फिर इंडिया का दोस्त, जैसे पाकिस्तान का दोस्त चाइना, वैसे इंडिया का दोस्त आपका रशिया। इसके अलावा 4 नेशंस यहाँ पे हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल हो गए 8। और जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी तब ईरान को फुल मेंबर बनाया गया है। तो SCO का जो 9th नंबर का फुल मेंबर बना है वो ईरान बना है 2023 में। ठीक है। और एक और यहाँ पे ऑब्जर्वर नेशन है जिसका नाम है बेलारूस। ऑब्जर्वर नेशन क्या है, बेलारूस है। मंगोलिया भी ऑब्जर्वर है, अफगानिस्तान भी ऑब्जर्वर है, लेकिन बेलारूस यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक फुल मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है और यहाँ पे प्रोसेस चल रही है कि इसको फुल मेंबरशिप दी जाएगी। ठीक है। तो अगला हो सकता है, अभी है नहीं है, अभी केवल 9 मेंबर आपको SCO के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है।
चलिए अब बात करेंगे यूरोपियन यूनियन काउंसिल के बारे में। जैसे कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रोटेशन बेसिस पे चलती है, एससीओ की प्रेसिडेंसी भी एक के बाद एक देश के पास रोटेशन पे जाती है, होता है ऐसा। वैसे ही जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल है जिसमें आपको 27 मेंबर नेशंस देखने को मिलते हैं, इनके बीच में भी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। और अब यूरोपियन काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास गई है? हंगरी के पास गई है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए। ठीक है, तो हंगरी टेक्स ओवर रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर द 6 मंथ। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हंगरी के, उनकी लीडरशिप में ये प्रेसिडेंसी आई है। उनका नाम क्या है? विक्टर ऑर्बन है। और यहाँ पर टोटल 7 एजेंडाज बताए गए हैं कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में, या जो हमारे पास जो 6 महीने की प्रेसिडेंसी है उसमें हम क्या क्या काम करेंगे। तो सबसे पहला काम तो होगा डिफेंस पॉलिसी बनाना, ये जो माइग्रेशन कंट्रोल करना जो बहुत बड़ा कंसर्न है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म करना। इसके अलावा जो अपकमिंग प्रेसिडेंसी है, हंगरी के पास जो प्रेसिडेंसी आई है उसका मोटो क्या है? मेक यूरोप ग्रेट अगेन। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। और करेंसी यहाँ पे फ्रॉन्क देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना से पहले डिस्कशन करने से पहले एक आइलैंड के बारे में बात करेंगे जो कि पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में है, जिसका नाम क्या है? वनुआतू आइलैंड, जिसकी कैपिटल पोर्ट बिला है। पैसिफिक ओशियन में कई सारे आइलैंड और बहुत सारे आइलैंड अगर आप देखोगे तो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी का पार्ट है। यहाँ पर भी इनका भी जो डेट या उधारी है वो लगभग 40 से 50% चाइना से ली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है? अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड प्रेसिडेंशियल पैलेस को बिल्ड कर रहा है। तो चाइना हैज बिल्ड अ न्यू प्रेसिडेंशियल पैलेस इन द वनुआतू, जिसके लिए $21 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाइना कर रहा है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो चार्लोट साल्बाई आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे। द प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ पे नई फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है वो तैयार किया जाएगा, और जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है और चाइना की एम्बेसी है उनका भी रेनोवेशन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप रिसेंटली कंक्लूड हुई है। ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? जॉर्डन में हुई थी। और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आपको अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में देखने को मिलेगा। इंडिया मेडल टैली पे टॉप पर है। इंडिया को टोटल 8 मेडल मिले हैं, जिनमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रोंज मेडल आपको मिल जाएंगे। तो मेडल टैली पे टॉप पे इंडिया है, सेकंड नंबर पे कजाकिस्तान एंड थर्ड नंबर पे आपको किर्गिस्तान देखने को मिल जाएगा। ओके है, बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है तालिबान पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द अफगानिस्तान एट दोहा। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ना 2021 में हुई थी, जिसमें तालिबान को, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में रूल आ चुका था तालिबान का, तालिबान को इन्वाइट नहीं किया था। फिर सेकेंड मीटिंग होती है नेक्स्ट ईयर, तो सेकेंड मीटिंग में तालिबान को इन्वाइट किया जाता है, लेकिन इन लोग मना कर देते हैं कि हम नहीं आ रहे। ठीक है, अभी थर्ड मीटिंग हो रही है जिसमें इनवाइट भी किया है और ये लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। सो इसलिए कहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम तालिबान हु रूल अफगानिस्तान पार्टिसिपेटेड इन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द अफगानिस्तान। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? दोहा में। दोहा कतर की कैपिटल है। कतर की कैपिटल आपको दोहा देखने को मिल जाएगी। अब इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और इंडिया की तरफ से जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, जेपी सिंह, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ पर अब कई सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले चीज, अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था लानी है, पीस लेके आना है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में कई सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब से तालिबान आए हैं तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन के लिए हो गया या वीमेंस के राइट के लिए हो गया, तो इस पे सारे मुद्दों पे डिस्कशन इस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। बात करेंगे अबाउट द ISS, जिसको हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। नासा ने कहा था कि 2030 तक हम इसको ऑपरेट करेंगे, 2030 के बाद इसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतना भारी भरकम है, इसका जो वेट है वो अगर आप देखोगे 4,30,000 kg के आसपास आपको इसका वेट देखने को मिल जाएगा। अब आप अगर इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो डिस्ट्रॉय करने की कुछ प्रोसीजर तो होगी, क्योंकि अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। पहले उसको डी ऑर्बिट किया जाएगा, अब इतना बड़ा है ये, इसको डिसइंटीग्रेट किया जाएगा, डिसेंबल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके पार्ट्स को समुद्र के किसी पॉइंट्स पे जो आइडेंटिफाई करेगा नासा, वहां पे इसको गिरा दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होगी। तो इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए, सक्सेसफुली डी ऑर्बिटिंग करने के लिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो स्पेस एक्स को दिया है। तो यही कहानी लिखी है कि नासा ने रिसेंटली स्पेस एक्स को $843 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है टू डिस्ट्रॉय द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
ओके है जी। तो नासा हैज अवॉर्डेड SpaceX एंड $843 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ स्पेस क्राफ्ट। एक स्पेस क्राफ्ट इनको रेडी करना है टू डीऑर्बिटिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय अराउंड 2030। SpaceX इस व्हीकल को रेडी करेगा, लेकिन नासा इसका ऑब्जर्वर होगा और नासा के पास इस क्राफ्ट की ओनरशिप आ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वेट आपको 4,30,000 kgs का देखने को मिलेगा, जो कि अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है जो कभी कंस्ट्रक्ट किया गया है स्पेस में। इससे भारी भरकम स्ट्रक्चर कभी स्पेस के लिए कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। ठीक है, अब इसको डिजाइन किसने किया था? तो USA, यूरोप, जापान, कनाडा, रशिया इस पे काम कर रहे हैं सिंस 2000। और यहाँ पे रशिया ने कहा था कि हम 2028 तक का कमिटमेंट है, 2028 के बाद ISS का मेंबर रशिया नहीं रहेगा। तो वाइल USA एंड इट्स पार्टनर प्लान टू मेंटेन ऑपरेशन अंटिल 2030 एंड रशियाज कमिटमेंट एक्सटेंड ओनली अंटिल 2028। सो यहाँ पर इसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाएगा? डीऑर्बिटिंग करके, डिसइंटीग्रेट करके अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंट्री करा के इसको समुद्र में गिराया जाएगा। इसके लिए नासा ने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया है जिसका नाम है पॉइंट नीमो। ये पॉइंट नीमो है जो सबसे रिमोट पॉइंट माना जाता है, जो किसी भी एरिया से सबसे ज्यादा दूरी पर है। ठीक है, तो पॉइंट नीमो को आइडेंटिफाई किया है, जिसे हम स्पेस क्राफ्ट ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, जिसमें स्पेस के कचरे को गिराया जाता है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई किया है जहां पर इसे गिरा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एयर इंडिया टू सेट अप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन अमरावती, महाराष्ट्र। अब हम यहाँ पे अपने एविएशन मार्केट में, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में हम 3rd प्लेस पे हैं, जैसा कि हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था। अब एविएशन मार्केट को और ग्रो करने के लिए हमारे पायलट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, हमें अपने पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। इसलिए एयर इंडिया ने साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल ओपन किया है। कहाँ पर? अमरावती में, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए इन्होंने 200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने की बात की है। तो एयर इंडिया विद द कोलैबोरेशन ऑफ महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, ये दोनों मिलके साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल ओपन कर रहे हैं अमरावती में, जिसका काम है पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। और ये 2026 तक, 2026 तक ऑपरेशन में आ जाएगा। एयर इंडिया के MD एंड CEO कौन है? तो आंसर हो जाएगा कैंपबेल विल्सन। आपको MD एंड CEO देखने को मिल जाएंगे एयर इंडिया के। डन इतनी चीजें। नेक्स्ट है इंडियन नेवी सर्टिफाइड अ न्यू एक्सप्लोजिव नेम सेबेक्स 2। तो सेबेक्स 2 क्या है? सेबेक्स 2, तो सेबेक्स 2 एक नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव या फिर बॉम्ब है, जिसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया गया है। तो इंडिया गेट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसको डिजाइन डेवलप किसने किया? इट इज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव लिमिटेड, सब्सिडरी ऑफ सोलर इंडस्ट्री। इसके द्वारा इनको डिजाइन किया गया है। ये मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इसको अंडर द डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ऑफ द नेवी इसको टेस्ट किया गया है रिसेंटली, इसलिए न्यूज में है। इसमें हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 2 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है TNT से। मतलब TNT के कंपैरिजन में ये 2 गुना ज्यादा जाने ले सकता है। ठीक है, TNT क्या होता है? तो TNT का मतलब टाई नाइट्रोटॉलुएन होता है, जो कि एक एक्सप्लोजिव है। इसका इस्तेमाल जनरली मिलिट्री के बॉम्ब्स में, ग्रेनेड्स में, इंडस्ट्रियल यूजेस में हम करते हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स गेट्स न्यू स्कूल फोकस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड वेपन सिस्टम ट्रेनिंग। अब हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स हैं, उनको डिफरेंट इक्विपमेंट को कैसे ऑपरेट करना है, सरफेस टू एयर वेपन्स को कैसे ऑपरेट करना है, इसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो इस ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल को ओपन किया गया है एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट, हैदराबाद में। ठीक है, तो इनॉग्रेशन ऑफ वेपन सिस्टम स्कूल बाय द एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एट द एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट, हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसका अनाउंसमेंट 8 अक्टूबर 2022 को हुआ था और फाइनली इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब यहाँ पे 4 स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम में बेसिकली जो कैडर्स हैं या जो पर्सनल्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आपको सरफेस टू एयर वेपन्स को, सरफेस टू सरफेस वेपन सिस्टम को, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट्स को और स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनको कैसे आपको हैंडल करना है। नेक्स्ट है न्यू सेफर्ड स्पेस क्राफ्ट, और ये स्पेस क्राफ्ट ब्लू ओरिजिन का है। और ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? जेफ बेजोस की है। ठीक है,
तो जेफ बेजोस लीड ब्लू ओरिजिन हैज पार्टनर विद द स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी टू गिव कॉमन इंडियन सिटीजन एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू द स्पेस इन न्यू सेफर्ड स्पेसक्राफ्ट। तो यहाँ पे इंडियंस को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, इंडियन सिटीजन कोई भी, आप मैं कोई भी यहाँ पे स्पेस में घूमने के लिए जा सकते हैं बाया न्यू सेफर्ड स्पेसक्राफ्ट, जिसके लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी के बीच में एग्रीमेंट या पार्टनरशिप हुआ है। ठीक है, ये जो न्यू सेफर्ड स्पेसक्राफ्ट है ये आपका एक स्पेस ट्रैवलिंग व्हीकल है जो कि रियूजेबल है, इसको वापस से यूज किया जा सकता है, जिसको आपको साइंटिफिक रिसर्च और द स्पेस टूरिज्म के लिए रेडी किया गया है। इसका नाम यहाँ पे न्यू सेफर्ड इसलिए है क्योंकि पहले जो व्यक्ति थे एलन सेफर्ड अमेरिका के, और ये पहले व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए थे, इनके नाम पर ही ये नाम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इतनी चीजें। अगर इस कैप्सूल के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें करें तो इस पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो रीयूजेबल बूस्टर है और ये आपका कैप्सूल है, क्रू कैप्सूल, जिसमें क्रू मेंबर बैठ के जाते हैं। तो टोटल 6 पैसेंजर एक बार में जा सकते हैं और ये स्पेसक्राफ्ट 100 किलोमीटर के अबव अर्थ सरफेस में जाता है और क्रॉस करता है कार्बन लाइन को। और कार्बन लाइन आप सभी को पता है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो स्पेस और अर्थ को डिफाइन करती है कि इस लाइन के बाद आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है 41,000 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रिच नेस्ट फाउंड इन द पराकसम आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट हिस्टोरिक एविडेंस है, क्योंकि इसके पहले जो ऑस्ट्रिच के नेस्ट अवेलेबल है वो 30,000 ईयर पुराने हैं और ये 41,000 ईयर पुराना हमको मिला है। ठीक है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन ऑस्ट्रिच नेस्ट हमको भी मिला है, जिसकी अगर बात करते हैं तो 9 से लेकर 10 फीट इसकी हमें ब्रेथ देखने को मिल रही है। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इसमें 9 से लेकर 11 एग्स तक रखे जा सकते हैं और ये कैपेबल है 30 से लेकर 40 एग्स को होल्ड करने का एट अ टाइम। अब इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को, मतलब रिसर्च टीम को लीड कौन कर रहे थे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका नाम है देवरा अनिल कपूर और AMS यूनिवर्सिटी वडोदरा के हैं, और वो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे जिन्होंने ये एक्सकवेशन किया हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑस्ट्रिच आर द मेगा ओमनीबोर्स। ओमनीबोर क्या होते हैं, जो प्लांटेशन मतलब प्लांट और आपका मतलब वेज भी होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच आर द मेगा ओमनीबोर जिनका वेट लगभग 90 से 140 kg होता है। अब ये मेगा फाउना क्या होती है, फाउना मतलब आपके एनिमल स्पीसीज, और आपको पता है कि इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने पूरी चेकलिस्ट बनाई है एंटायर कंट्री की फाउना की, राइट। सो मेगा फाउना जनरली रिफर टू द एनिमल जिनका वेट मोर देन 50 kg होता है। ठीक है, ये जो टर्म है ये अल्फ्रेड रुसेल ने दिया था इन 1876, और अल्फ्रेड रुसेल की एक बुक है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक में कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल बुक किसकी है, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, या किसने पहली बार मेगा फाउना वर्ड को इस्तेमाल किया था, या मेगा फाउना क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जिनका वेट 50 kg के अबव है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हरिकेन बैरल के बारे में, जो रिसेंटली न्यूज में था। ये ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे सीजन का ये पहला आपको हरिकेन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको सारे के सारे कैरिबियन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, और उन्हीं कैरिबियन आइलैंड्स में एक नेशन है, एक आइलैंड है जिसका नाम है बारबाडोस। और बारबाडोस में ही आपको पता है ना कि हमारा जो 9th एडिशन ICC T20 वर्ल्ड कप है उसका फाइनल बारबाडोस में खेला हुआ था, हमारी इंडियन टीम वहां पे थी और इस साइक्लोन के कारण वो फंस गई थी। ठीक है, इसलिए न्यूज में था। अभी जो हरिकेन वेरल है ये आपका 4th स्टॉर्म कैटेगरी में आता है। इसकी कैटेगरी क्या है, 4th नंबर पे आपको देखने को मिलेगी, मतलब इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर आपको देखने को मिली है। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं विद MCQ। पहला क्वेश्चन है विच अवार्ड डिड द बैंक ऑफ इंडिया विन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो कौन सा अवार्ड इनको मिला है, तो अभी हमने देखा अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड इनको दिया गया है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट है Truecaller has partnered with which general insurance company to launch fraud insurance। Truecaller आपके फोन में है, होता है सब लोगों के फोन में, कई बार फ्रॉड हो जाते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉड इंश्योरेंस कवर करने के लिए Truecaller ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो आंसर हो जाएगा HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। So Truecaller, the world leading global communication platform, has partnered with HDFC Irgo, India's leading general insurance company, to launch fraud insurance। इसमें बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर को, और उनको अप टू 10,000 रुपीज तक का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा फॉर एंड्रॉइड यूजर एज वेल एज फॉर
iOS users across the India. The product is available with yearly premium to the subscriber. जो भी subscribers हैं वो उनको yearly कुछ minimum amount of premium यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है. And all existing customer can avail this protection for free अंडर देयर एग्जिस्टिंग प्लांट. क्योंकि रिसेंटली जो डेटा पब्लिश हुआ था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का, उन्होंने कहा है कि जो डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं लास्ट 3 इयर्स में, उनका टोटल अमाउंट 1.25 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगा. नेक्स्ट है एसबीआई ने लॉन्च किया है एमएसएमई सहज. सहज मतलब क्या होता है? इजी. 15 मिनट्स में लोन मिल जाएगा एमएसएमई को. 15 मिनट में एमएसएमई को वॉइस के मतलब इनवॉइसिंग के जरिए, जो जीएसटी इनवॉइस होता है उसके जरिए 15 मिनट में अप टू 1 लाख रुपीस तक का लोन दिया जाएगा, मिनिमम पेपर वर्क के साथ. ऑन टैप फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है. So State Bank of India has launched MSME Sahaj, a web-based digital business loan solution for MSME invoice financing. और इस नए सॉल्यूशन से जो एसबीआई के कस्टमर्स हैं वो अगर जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई है तो अपने जीएसटी इनवॉइस के जरिए अप टू 1 लाख रुपीस तक का लोन ले सकते हैं लेस देन 15 मिनट्स में, ठीक है. नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च सफायरो फॉरेक्स कार्ड फॉर स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड. यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने एक नया कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है सफायरो फॉरेक्स कार्ड. और ये एक प्रीमियम फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड है जिसको स्पेशली उन सभी स्टूडेंट के लिए क्राफ्ट किया गया है, डिजाइन किया गया है जो हायर एजुकेशन करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, विच इज पावर्ड बाय वीजा. इसको गेटवे कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो वीजा इसको गेटवे प्रोवाइड कर रहा है. इससे क्या होगा, जो पेरेंट है एज वेल एज जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी को, अपने एजुकेशन को इजीली मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि एडमिशन फीस है, डे टू डे एक्टिविटीज है, ग्रोसरीज है, ट्रेवलिंग है, एटसेट्रा. इसमें आपको अगर कोई मतलब इसको ज्वाइन करता है तो अप टू 15,000 रुपीज तक का एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा. इंडियाज फर्स्ट जनरेटिव एआई लैब इन द स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री. तो स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है? मतलब ऐसी कंपनी जो कि रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी देती है टू बाय एंड सेल देयर इक्विटीज. ओके, तो यहाँ पे BlinkX, the digital stock broking arm of the JM Financial, has set up BlinkX Generative AI Lab. इनका कहना है कि ये इंडिया की पहली जनरेटिव एआई लैब है जो कि स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ठीक. नेक्स्ट है Recently, which bank has launched Union Premier branches for high value customer in rural and semi-urban market? तो रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट में जो प्रीमियम कस्टमर हैं, जो हाई वैल्यू कस्टमर है, जिनके ज़्यादा पैसे डिपॉजिट हैं बैंक में या जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक ब्रांचेस ओपन की गई हैं जिनका नाम है यूनियन प्रीमियर. किसने की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने की है. ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. डिजाइन टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड बैंकिंग सर्विस, दीज ब्रांचेस विल ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज अंडर वन रूफ फॉर द हाई वैल्यू कस्टमर इन द रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट. ये बात यहाँ पे कही है. यहाँ पे हर एक कस्टमर जो है पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर को एक्सेस कर सकता है और सभी के सभी जो भी इनकी बैंकिंग नीड्स हैं उनको वो एड्रेस कर सकता है, ठीक है. These exclusive branches are equipped with the latest digital technologies and ensuring seamless and efficient banking. यहाँ पे बात हो रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड सीईओ है ए मनी मेखलाई. नेक्स्ट है टाटा ग्रुप वंस अगेन टॉप पोजीशन पे पहुंच चुका है इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड लिस्ट में. यू कैन सी टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड, जिसमें टॉप 3 आपको याद रखने हैं, टाटा, इन्फोसिस एंड एचडीएफसी. एंड टाटा की जो वैल्यूएशन है वो $28.6 बिलियन आपको मिल जाएगी. डन. नेक्स्ट, चलो इसका आंसर करिए. ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ. न्यू चेयरमैन ऑफ द सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है? रवि अग्रवाल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है Who has won the 2024 लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट? ये लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट स्पेन में हुआ था और 10th टाइम इस टाइटल को विश्वनाथन आनंद ने जीता है, ठीक है. नेक्स्ट है चार्टेड अकाउंटेंट से 1 जुलाई या 1 जुलाई को हमने इसको सेलिब्रेट किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. पूछा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब ICAI का फॉर्मेशन किस ईयर हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन 1949 में हुआ था. ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. फॉर्मर इंडियन मिडफील्डर भूपेंद्र सिंह रावत पास्ड अवे. तो अब पूछा जा रहा है कि रावत वॉज निकनेम्ड बाय द फैन. तो यहाँ पे इनका निकनेम क्या था? तो इनका निकनेम था स्कूटर, ठीक है, इनको स्कूटर कहा जाता था. ऑप्शन सी. नेक्स्ट है
वेयर विल द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कहाँ पर होगा, इंडिया एंड श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रिसेंटली एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल? आंसर हो जाएगा हंगरी को प्रेसिडेंसी आई है, ऑप्शन ए फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो अभी हमने देखा इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया है विथ 8 मेडल्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैक 3 इंडिया और किस कंट्री के बीच में रिसेंटली चल रही है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड और इंडिया के बीच में हो रही है। नेक्स्ट, in which state will South Asia's largest flying training organization will be set up? So South Asia का largest flying training organization महाराष्ट्र के अमरावती में बनाया जाएगा, ऑप्शन ए। और यहाँ पर ही आपके क्वेश्चन ऑफ द डे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोनों क्वेश्चन का, अदरवाइज PDF में तो इन्फॉर्मेशन होगी ही, ठीक है। सो दोनों का आंसर आप दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।